हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, आई एम वेरी श्योर फॉरेक्स मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1 आपने देख ली है एंड दिस इज माय क्लास नंबर 2. और जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं देखी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दिया हुआ है. प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को क्लास नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आएगी. ठीक है. और जिन लोगों ने क्लास 1 देख लिया था, सो आई एम वेरी श्योर आपने कुछ क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करे होंगे. फटाफट से लिख दो चैट बॉक्स में, यस और नो. करे थे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. हाँ, करे थे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो 2 मिनट का मैं एक रिकैप दूंगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मुझे एक दो बच्चों ने व्हाट्सअप करे थे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे. राइट. चलिए, तो सबसे पहले छोटा सा रिकैप देने जा रहा हूँ कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. देखिए, हमने 7 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर, है ना. तो वो 7 कॉन्सेप्ट्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, एक एक करके मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा. हमने ये पढ़ा था कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमें क्या सीखना है इन फॉरेक्स मैनेजमेंट. तो हमने ये पढ़ा था कि इन दिस चैप्टर हम लोगों को बेसिकली अपने रिस्क को हेज करना सीखना है. अब यहाँ पे बच्चा कहता है सर रिस्क, कौन सा रिस्क? तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन रिस्क. अब एक बच्चा कहता है सर ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होती है? तो मैंने कहा था ट्रांजैक्शन रिस्क का मतलब होता है जो भी गेन लॉस होता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन. ठीक है जी, जो भी हमें गेन लॉस होता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन, उसको हेज कैसे किया जाता है, ये हमें बेसिकली सिखाया जा रहा है. तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था. एक मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्पॉट रेट. एक मैंने आपको बताया था व्हाट इज फॉरवर्ड रेट. एक मैंने आपको बताया था व्हाट इज डायरेक्ट. एक मैंने आपको बताया था व्हाट इज इनडायरेक्ट. एक मैंने आपको बताया था वन वे कोट, टू वे कोट. ठीक है जी. फिर हमने एक और पढ़ा था दैट इज इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट में कैसे जाना होता है. एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ट्रांजैक्शन गेन लॉस कैसे निकाला जाता है. ठीक है. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फॉरवर्ड और नो फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड बेटर है या अपनी पोजीशन को ओपन रखना बेटर है, यानी कि विदाउट फॉरवर्ड हमें काम करना है. तो बेसिकली ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था. ठीक है ना. उम्मीद करता हूँ ये 7 कॉन्सेप्ट्स में मैंने कवर अप किया था एंड वी डिड गुड क्वेश्चंस, कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाए. राइट. तो मैं फॉरवर्ड और नो फॉरवर्ड लास्ट क्लास में जाते जाते हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो मैं यहीं से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा एंड देन वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी डूइंग सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी श्योर फिर ये चैप्टर हमारा और आगे बढ़ेगा. ठीक है जी. चलिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको. जल्दी बोलो फटाफट से, चैट बॉक्स पे लिख दो मज़ा आ रहा है, बोल दो यार. यस प्लीज. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. शर्म आती है आपको लिखने में, है ना. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, फाइन. चलो, अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, लेकिन कराने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. अगर मुझे ये कहा जाए क्वेश्चन में कि ट्रांजैक्शन गेन निकालो या ट्रांजैक्शन लॉस निकालो, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा. ट्रांजैक्शन गेन और ट्रांजैक्शन लॉस अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ फटाफट से. मैंने सब सिखाया था आपको लास्ट क्लास में. सर ट्रांजैक्शन गेन ट्रांजैक्शन लॉस बेसिकली गैप होता था स्पॉट एंड एक्सपेक्टेड स्पॉट का. वेरी गुड. और इसमें एक्सपेक्टेड स्पॉट कैसे निकालते थे ये भी याद है हमें. यस सर. कोई एक पर्टिकुलर करेंसी या तो प्रीमियम पे होती थी या डिस्काउंट पे होती थी. हाँ, अगर प्रीमियम पे होती थी तो हम 1+i करते थे काउंटर करेंसी के आगे, और अगर वो डिस्काउंट पे होती थी तो हम 1-i करते थे काउंटर करेंसी के आगे. बहुत बढ़िया. अच्छा, कोई मुझे आप में से बता सकता है कि वेदर फॉरवर्ड वॉज गुड और नॉट, यानी कि वेदर फॉरवर्ड लेना चाहिए था या देयर शुड नॉट बी एनी फॉरवर्ड, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे डिसाइड करते थे? हाँ सर, आपने बताया था कि एक बार ही हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फॉरवर्ड कंप्यूटेशन करेंगे, और एक बार हम करेंगे यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट से, और उसके बाद जो गैप आएगा
वो हमें बताएगा कि फॉरवर्ड लेना बेटर था या नहीं था। क्लियर है? ठीक है सर। तो आज की क्लास में थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस के साथ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगा मैं आज के लेक्चर को, एंड आई एम वेरी श्योर, मैंने पहले ही बोला ऑब्जेक्टिव फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ आपको आकर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखवाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को आगे बेनिफिट भी मिले आपके एग्जाम में। ठीक है ना? ठीक है सर। तो आइए देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन मार्क करने जा रहा हूँ मैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मेरे को एक्चुअली में किसी बच्चे ने ही भेजा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड आई वांट एवरीवन शुड डू। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप खुद भी ट्राई करो, मैं भी करूँगा, एंड देन एट लास्ट वी विल सी, अगर आपने कुछ एरर किया होगा तो वी विल चेक कि कहाँ गलती करी है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। कहते हैं एक यूके कंपनी है। अच्छा बताओ, यूके कंपनी की करेंसी क्या होती है? पाउंड। और उसको रिसीव क्या होना है? 5 लाख नॉर्दलैंड डॉलर। बस यहीं रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरी होम करेंसी INR है, और अगर मुझे डॉलर आएगा या पाउंड आएगा, या मुझे डॉलर देना है या पाउंड देना है, तो क्या आई एम अंडर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? बिल्कुल। याद रखना, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में कौन होता है? द पर्सन जिसके पास जो पैसा आना है या जो पैसा जाना है, दैट इज इन फॉरेन करेंसी। तो इट्स वेरी क्लियर कि कंपनी तो कहाँ की थी? यूके की, तो डेफिनेटली उसकी होम करेंसी तो क्या है? पाउंड। बट उसके पास आना क्या है? नॉर्दलैंड डॉलर। और वो भी कब आना है बेटा? 6 महीने बाद। तो मुझे बता दो, क्या ये अंडर ट्रांजैक्शन रिस्क में है? बिल्कुल है। द कंपनी डिसाइड्स टू हेज। अब क्योंकि रिस्क है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम तो क्या करेंगे? हेज करेंगे। देखिए, कंपनीज की ना, कई कंपनीज की पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है? कि जैसी रिस्क आया हम उसको हेज करेंगे। अब हेज करने का मैंने तो आपको अभी तक एक ही टूल बताया, कौन सा? फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। इट्स करेंसी एक्सपोजर बाय यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब यहां पर कंपनी अपने रिस्क को हेज करेगी यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए स्पॉट रेट भी दिया हुआ है और फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो जितना बताया उसके बेसिस पर आइए देखते हैं जरा। यूके की कंपनी है, 5 लाख नॉर्दलैंड डॉलर आना है। ठीक है, स्पॉट रेट दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5 नॉर्दलैंड डॉलर, और फॉरवर्ड भी दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5354 नॉर्दलैंड डॉलर। ठीक है ना? ये गिवन है हमें। ठीक है, डन। मैं जो पूछूंगा प्लीज उसका जवाब दीजिएगा, एंड प्लीज, मैंने बार बार बोला, सोचो एंड देन क्वेश्चन को कॉपी पेन के साथ सॉल्व भी करो। ठीक है, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है। हमारे पास करेंसी क्या आनी है? नॉर्दलैंड डॉलर आना है। तो मुझे बेचना भी क्या है? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दलैंड डॉलर इज नॉट माय होम करेंसी, आई एम इन यूके, तो मेरी होम करेंसी इज पाउंड। तो जो भी फॉरेन करेंसी आएगी आई विल सेल। तो मेरे को एक क्वेश्चन बता, आंसर दो जरा, कि जब मैं नॉर्दलैंड डॉलर बेचूंगा तो मुझे रेट भी किसका चाहिए? नॉर्दलैंड डॉलर का। अनफॉर्चुनेटली आपको जो रेट दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? पाउंड का। तो क्या ये इनडायरेक्ट कोट है? बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट कोट को मैंने पहले ही बोला कभी भी यूजर फ्रेंडली नहीं होता। तो स्टेप नंबर 1 में इसको कन्वर्ट करो इनटू, कम ऑन, डायरेक्ट कोट। कैसे सर? आपको मालूम है 1 नॉर्दलैंड डॉलर क्या 1/2.5 पाउंड बन जाएगा, एंड 1 नॉर्दलैंड डॉलर क्या 1/2.5354 पाउंड बन जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बताया था ना बेटा, अगर आपको नॉर्दलैंड डॉलर सेल करना है तो आपके पास, कम ऑन, रेट भी किसका होना चाहिए? नॉर्दलैंड डॉलर का। बट आपको कोट किसका दिया गया है? पाउंड का। तो मैंने हमेशा से कहा कि अगर आपको जो करेंसी बेचनी है उसका रेट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, 5 लाख, अच्छा स्पॉट पे तो हमें काम ही नहीं करना ना, स्पॉट को तो इग्नोर कर दो, इग्नोर स्पॉट। अगर हम फॉरवर्ड हेज ले चुके हैं तो 1 नॉर्दलैंड डॉलर का हमारा ये रेट फिक्स हो गया है ना? तो यहां पे लिखो अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ्स इन पाउंड। कितना मिलेगा बताओ?
5 लाख नॉर्दलैंड डॉलर की वैल्यू, ये आप सॉल्व कर दीजिए, है ना? करो फटाफट से, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सब करो, सब करो, आंसर लिखो चैट बॉक्स पे, वेरी गुड। कितना आया? ओहो, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया सबने। 197,207.54 पाउंड। खत्म होगी बात। तो अगर कंपनी हेज ले रही है तो क्या इंस्टेड ऑफ आफ्टर कन्वर्टिंग 5 लाख नॉर्दलैंड डॉलर टू पाउंड, क्या उसको इतने पाउंड मिल जाएंगे? यहां तक क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं आगे, क्या पूछता है वो। कैलकुलेट करो यूके कंपनी को एक्चुअल में गेन हुआ या नुकसान बिकॉज ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन। मतलब फॉरवर्ड लेना क्या उसके लिए सही डिसीजन था या नहीं, ये पूछा गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपने पता चल गया कि यूजिंग फॉरवर्ड इतना है, ये तो फ्रीज हो गया। अगर वो फॉरवर्ड ना लेता तो क्या उसकी ट्रांजैक्शन क्या एक्सपेक्टेड स्पॉट से की जाती? बिल्कुल। तो क्या मुझे अगर ये पता लगाना है कि वो उसके लिए बेनिफिशियल था या नहीं, क्या मुझे एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर 6 मंथ चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी में गेन या डिस्काउंट आया? तो वो बताएगा आपको। इफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ पाउंड जो था दैट गेन बाय 4%, पाउंड गेन बाय 4%। अब मुझे बता दो, मैंने आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालना सिखाया था। अगर पाउंड गेन कर रहा है तो 1+i काउंटर करेंसी यानी कि नॉर्दलैंड डॉलर के आगे आएगी, ये मैंने सिखाया था। तो अब मुझे बताओ फटाफट से कैसे करूंगा मैं। यहां लिखो आप, इफ नो हेज, अगर हेज ना होता, अगर हेज ना होता तो क्या एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर 6 मंथ अंडर केस 1 हम निकाल सकते थे? कितना आता बताओ? 1 नॉर्दलैंड डॉलर इंटू 1+, याद रखना मैंने क्या किया यहां पर, नॉर्दलैंड डॉलर के आगे मैंने 4% ऐड किया है। कोई रीजन दे सकता है? बताया था मैंने कहा था कि अगर इन केस पाउंड इज गेनिंग बाय 4% तो काउंटर करेंसी के आगे 1/1+i लिख देना। तो ये हो जाएगा 1/2.5 पाउंड, ठीक है ना? तो 1 नॉर्दलैंड डॉलर की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट होगा, ठीक है? और 5 लाख नॉर्दलैंड डॉलर की वैल्यू क्या होगी, क्या ये यहां से आप निकाल सकते हो? अच्छा, ये वैल्यू कब की है? अगर हम स्पॉट ना सॉरी फॉरवर्ड ना लेते, अगर हम फॉरवर्ड ना लेते तो हमें कितना मिलता यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट, क्या वो हम निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करें जरा एक बारी, कितना आएगा? सारे करेंगे, सारे, वेरी गुड। सर ये आएगा 192,307.69, ये आएगा। अब कौन बता सकता है आप में से मुझे, अगर हमने फॉरवर्ड हेज लिया तो हमें इतने पाउंड मिले, फॉरवर्ड हेज ना लेते अंडर केस 1 अगर पाउंड गेन कर जाता तो क्या हमें इतना मिलता? तो क्या हमें फॉरवर्ड हेज लेना बेनिफिशियल था? बिल्कुल था। कितना बेनिफिशियल था? तो यहां लिख देंगे गेन ड्यू टू फॉरवर्ड हेज। कितना आया देखो जरा। सर ये अप्रोक्स 4900 पाउंड आ गया। तो लीजिए, पहला आंसर आ गया हमारे पास, केस 1 4900 पाउंड। आप चेक कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें गेन हुआ बाय टेकिंग फॉरवर्ड हेज, और वो भी कितना गेन हुआ? 4900 पाउंड। आई एम वेरी श्योर केस 2 केस 3 अब अपने आप कर लेंगे, मैं भी नहीं करा रहा। बताओ, अगर पाउंड लॉस करता बाय 2%, क्या करता? मैं जल्दी बता दो। पाउंड लॉस करता केस 2 में, केस 2 में, तो क्या यहां पर प्लस के बजाय माइनस आ जाता? 2% 0.02 हो जाता, बाकी सारा सेम रहता। फिर जो भी अमाउंट आता उसको हम फॉरवर्ड से कंपेयर कर लेते और बता देते कि वो सही हुआ या गलत, ठीक है? ऐसे ही रिमेन स्टेबल, अगर वो चेंज ही ना होता तो क्या हम
एज इट इज रेट को ही 5 लाख से मल्टीप्लाई करते थे और फिर उसको कंपेयर कर। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट ना। सो एवरी टाइम आई एम कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट विद द फॉरवर्ड, और अगर फॉरवर्ड में आपको अच्छा पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड स्पॉट तो फॉरवर्ड हेज वाज गुड, और अगर कम मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमें फॉरवर्ड लेकर गलती करी, हमें नुकसान हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से समझ आ गया है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था, आई एम वेरी श्योर उसको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ जी सर, हमें समझ आ गया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी आगे। लिखो जरा, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऊपर हेडिंग डालनी है कॉन्सेप्ट नंबर 8। ठीक है जी, 8वां कॉन्सेप्ट, 8वां कॉन्सेप्ट। ऊपर हेडिंग डालनी है हमने हेजिंग टूल नंबर 2। आज हम दूसरे नंबर पे हेजिंग टूल पढ़ेंगे। ठीक है ना, नंबर 2 हेजिंग टूल पढ़ेंगे, और इसका नाम लिख लीजिए मनी मार्केट। मनी मार्केट, ठीक है जी, मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज। ठीक है, तो पहले मनी मार्केट हेज का बेसिक समझ लेते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये टूल भी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है ना। सो मनी मार्केट हेज क्या होता है, उसके लिए पहले दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे। सपोज करो एक्स लिमिटेड ने एक्सपोर्ट करा है, एक्स लिमिटेड ने एक्सपोर्ट करा है, ये इंडिया में है। ठीक है ना, एक्स लिमिटेड ने एक्सपोर्ट करा है और उसकी इनवॉइस वैल्यू है $12,000, जो कि रिसीवेबल है लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स। आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, तो मेरा क्वेश्चन पहले समझो, चैट बॉक्स में आंसर दो और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सोचना जरा। अगर एक्स लिमिटेड इंडिया एक्सपोर्ट करता है इनवॉइस वैल्यू ऑफ $12,000 गुड्स को, तो उसको इतने पैसे आने हैं 3 महीने बाद। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक सो कि एक्स लिमिटेड इज अंडर एक्सपोजर? ये बता दो बस, क्या एक्स लिमिटेड इज अंडर एक्सपोजर? आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि उसके पास जो आना है, क्या वो फॉरेन करेंसी है? बिल्कुल। और अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आना है, वो भी आज आना है या आफ्टर 3 मंथ्स? आफ्टर 3 मंथ्स। क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन? आंसर इज यस। तो क्या वही फ्लक्चुएशन आपके दिमाग में क्या एक एक्सपोजर क्रिएट करता है? बिल्कुल। ठीक है, अब कंपनी क्या चाहती है कि वो इस एक्सपोजर को हेज करना चाह रही है, हेज करना चाह रही है। अब आप मुझे बताओ, हेजिंग के लिए ऑप्शन 1 तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। बताओ क्या? सर मैंने बताया हुआ है कि दे कैन गो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, दे कैन गो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में कौन बताएगा? अभी मैंने डिस्कस किया दैट दे कैन गो फॉर मनी मार्केट ऑल्सो। मैंने समझाया नहीं है अभी, है ना, तो मैं समझाऊंगा मनी मार्केट क्या होता है इसी क्वेश्चन के थ्रू, राइट? हाँ जी, तो अब ये मनी मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, क्योंकि ये पैसा मुझे आना है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट में जाकर इस बिल की, यानी कि जो अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, इस बिल को हम लोग करा लेते हैं डिस्काउंट। अब क्या मतलब होता है इसका? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जो पैसा हमें 3 महीने बाद मिलना है, हम बैंक को रिक्वेस्ट करके क्या उसकी डिस्काउंटिंग करा के क्या आज ही ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अब हम यहां पर हमें जो रिसीवेबल होगा, कोई आप में से बताएगा कितना अमाउंट मिलेगा हमें? क्या सेम मिल जाएगा या डिस्काउंटेड वैल्यू? बिल्कुल डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी। तो रिसीवेबल अमाउंट कितना होगा? जो भी हमारा इनवॉइस वैल्यू था डिवाइड बाय 1 + i।
अब ये डिवाइड क्यों करा, क्योंकि आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ की डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी होती है, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ा होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 1 + i से डिवाइड कर दो, ठीक है। ठीक है सर, तो ये हमारी क्या निकल आई, डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, जो पैसा मुझे कब मिलना था, आफ्टर 3 मंथ्स, क्या मैंने उसको आज ही ले लिया आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट इन द मनी मार्केट, ठीक है सर। अब वो कहता है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी मुझे आज ही मिल गई, तो क्या हम इसको स्टेप नंबर 2 में कन्वर्ट करेंगे टू होम करेंसी, बिल्कुल करेंगे। और इसके लिए क्या हमें स्पॉट ही लेना होगा, बिल्कुल, यूजिंग स्पॉट आप उसको कन्वर्ट कर दो अपनी होम करेंसी में, ठीक है सर। और तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये पैसा आपको कब मिलना था, आफ्टर 3 मंथ्स, तो डिस्काउंटेड कराने में, उसकी जो डिस्काउंटिंग करी है आपने, उसमें आपको एक लॉस हुआ होगा, तो वो लॉस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं जो होम करेंसी हमें मिली है फॉर सेम पीरियड, जितने समय के लिए हमने उसकी क्या कराई थी, डिस्काउंटेड। तो अगर आपने 3 महीने के लिए डिस्काउंटिंग कराई थी, तो आप उसको जमा भी करा देना फॉर अनदर 3 मंथ्स, सिंपल। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं मनी मार्केट के अंदर। तो जो पैसा हमें मिलना था आफ्टर 3 मंथ्स, उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालो, कन्वर्ट करो यूजिंग स्पॉट रेट टू होम करेंसी, एंड देन फॉर द सेम पीरियड हम उसे अपने होम कंट्री बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, सो दैट जो हमें लॉस हुआ था उसको हम कुछ हद तक ओवरकम कर सके। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं मनी मार्केट के अंदर। एक बार ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ताकि मनी मार्केट का भी कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए, ठीक है। ठीक है सर, फटाफट से करेंगे जरा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आइए देखते हैं जरा, ऑन मनी मार्केट हेज, ठीक है। अगर आप खुद भी कर सकते हो, साथ साथ ट्राई करो, है ना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक काम करते हैं, 2 वे कोड का करते हैं, ठीक है ना, 1 वे का नहीं करते, 2 वे कोड का ट्राई करते हैं। आराम से देखिएगा जरा। कहते हैं एबीसी लिमिटेड ने सोल्ड किया गुड्स जिसकी वर्थ थी $2,06,000 टू अ कस्टमर इन यूएस, ठीक है जी। मैं रिपीट करूंगा, एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचे $2,06,000 टू अ कस्टमर इन यूएस। जो भी रिसिप्ट था दैट वाज ड्यू इन 4 मंथ्स, यानी कि वो पैसा हमें आज मिलना था या 4 महीने बाद, 4 महीने बाद। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है हमें, स्पॉट का भी, 4 मंथ का फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट भी दिए हुए हैं यूएसए और इंडिया के। आपको बताना है कि अगर हम फॉरवर्ड हेज लेते तो हमें कितना मिलेगा, अगर हम मनी मार्केट लेते तो हमें कितना मिलेगा। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आराम आराम से आपने देखना है, ठीक है। मैं स्टेप वाइज चलूंगा, और इस ये क्वेश्चन करती आपका मनी मार्केट कॉन्सेप्ट जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट्स से फॉरवर्ड हेज यूज करते हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ इनवॉइस वैल्यू क्या है। सर इनवॉइस वैल्यू है $2,06,000, ठीक है, ठीक है सर। और ये रिसीवेबल है बेटा, ठीक है ना, इतना आना है आपके पास, ठीक है। और $1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 मंथ फॉरवर्ड की 40.5 एंड 42.75। सो 40.5, 42.75, सो ये हमारे पास फॉरवर्ड रेट आ रहा है 4 मंथ का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास डॉलर आना है, बिल्कुल, तो आई विल बी सेलिंग, आई विल बी सेलिंग, बैंक विल बाय, बैंक विल ऑलवेज बाय एट लोअर प्राइस, तो क्या वो इतने में बाय करेगा, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि $2,06,000 की INR वैल्यू क्या होगी, क्या हम निकाल सकते हैं, यस, कैसे, वैल्यू ऑफ $2,06,000 बराबर होगा 40.5 इंटू 2,06,000, चेक करो कितना आएगा, दिस विल बी 40.5 इंटू 2,06,000, ये आ जाएगा बेटा 83,43,000 रुपीज, ठीक है जी। तो अगर हम फॉरवर्ड हेज लेते तो क्या हमारे पास इतना पैसा आता, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्ट 2, मनी मार्केट हेज। फिर हमें कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से बेटर कौन सा था, ठीक है ना।
अब बताओ अगर मैं मनी मार्केट हेज में जाऊं, देख के बताओ जरा आराम से, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा हमें मिलना था आफ्टर 4 मंथ्स, क्या हम उसकी पहले डिस्काउंटिंग करेंगे? अच्छा, सोच के बताना, क्योंकि आप डॉलर की डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो क्या डॉलर की डिस्काउंटिंग क्या यूएस के इंटरेस्ट रेट से की जाएगी? बिल्कुल। सर डिस्काउंटिंग का मतलब बोरो भी होता है, आप एक तरह से बोरो कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कभी भी बोरो करते हैं तो वी ऑलवेज टेक हाई रेट, क्योंकि वेन एवर यू डिपॉजिट्स, किसी को इन्वेस्ट करते हैं तो लो रेट, बोरो करते हैं तो हाई रेट। तो आप मुझे बताओ, यूएस के 2 रेट दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो बोरोइंग रेट कौन सा होगा? 9%। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखना है आपने, मनी मार्केट में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ 2,06,000 एट द रेट ऑफ, कितना रेट था हायर वाला? कम ऑन, यूएस का हायर रेट इज 9%। ठीक है, कैसे निकलेगा? 2,06,000 1 प्लस 0.09। अच्छा याद रखना, ये जो रेट्स दिए होते हैं ना, ये हमेशा एनुअल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो डिस्काउंटिंग करनी है दैट इज फॉर 4 मंथ्स, तो आपने इसको 4/12 कर देना है बेटा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,06,000 डिवाइड बाई 1.03, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो ये आ जाएगा $2,00,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी मार्केट में हम $2,06,000 को डिस्काउंट करा के क्या $2,00,000 आज ही ले लेंगे, यानी कि जो आपको मिलना था आफ्टर 4 मंथ्स, क्या उसको हमने डिस्काउंट करा के आज ही ले लिया। कितना? $2,00,000। क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ते थे कि इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्पॉट। अब आप देख के बताओ कि स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहां तो फॉरवर्ड का कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा। स्पॉट रेट दिया हुआ है 40-42, 40-42, 40-42। अब आप मुझे बताओ मुझे बेचना क्या है? सर $2,00,000। सो $2,00,000 जब मैं बेचूंगा तो बैंक, आई एम सेलिंग, तो बैंक विल बाय, बैंक विल ऑलवेज बाय एट लो प्राइस। तो आप मुझे बताओ $2,00,000 की वैल्यू क्या 40 इंटू 2,00,000 क्या 80 lakhs हो जाएगी? ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे पास वो जो पैसा आफ्टर 4 मंथ्स आना था, क्या वो आज ही आ जाएगा? बिल्कुल। और उसे मैं आज ही कन्वर्ट करके कितना रुपए ले लूंगा? 80 लाख रुपीस ले लूंगा मैं, राइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है फॉरवर्ड विद मनी मार्केट, तो फॉरवर्ड में जो आंसर निकाला था वो अभी का था या आफ्टर 4 मंथ्स? आफ्टर 4 मंथ्स। और ये वाला जो पैसा निकाल रहे हो ये कब का है? आज का। तो कंपेरेबल है ही नहीं। तो अब हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे 80 लाख को, कम ऑन, फॉर 4 मंथ्स। सो आफ्टर 4 मंथ्स हमें कितना पैसा मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो इसलिए 1+i कर देना। और आप में से कौन बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लोगे? तो क्योंकि आप रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप रेट किसका लोगे, यूएस का या इंडिया का? सर इंडिया का लेंगे। 12 लोगे या 14? सर 12 लेंगे। क्यों? इन्वेस्ट ऑलवेज एट द लो रेट, बोरोइंग एज ऑलवेज एट द हाई रेट। बहुत बढ़िया बच्चे, मेरे ख्याल से पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है। 12% के हिसाब से, क्योंकि ये एनुअल है, 4/12 करेंगे आप। सो 80 lakhs, 1.04, 83,20,000। अगर आप मनी मार्केट हैज लेते तो आपको मिलेगा 8320, फॉरवर्ड में आपको मिलेगा कितना? 8343। तो आप बताओ कहाँ ज़्यादा मिल रहा है? डेफिनेटली फॉरवर्ड में आपको ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर है? तो आउट ऑफ दीज टू हेजिंग टूल इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या फॉरवर्ड हेज इज बेटर? समझ आ गया जी? एंड दैट्स ऑल विद माय हेजिंग टूल नंबर 2, दैट इज मनी मार्केट। लॉक कर दें बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी गुड। सो हमारा मनी मार्केट हेज इज ऑल्सो ओवर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मनी मार्केट हैज डन, मनी मार्केट हैज डन। अब आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखना है आपने। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखेंगे जरा।
और सुनाओ, कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपने, ठीक है? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चैप्टर्स यूज़र फ्रेंडली लगेंगे, ठीक है? दूसरा, कई बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ सर आप फॉरेक्स की ही रिवीजन लोगे। सर, I will be trying to take revision for portfolio also. I will be trying to take revision for derivatives also. So, कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये जो आपका 9 बजे वाला टाइम मैंने फ्रीज करा है, इसको हम कंटिन्यूड रखेंगे फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग मेजर मेजर चैप्टर्स जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है, ठीक है? बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट विल ऑल बिकम यूजलेस अगर आप साथ साथ तैयारी नहीं करते, साथ साथ क्वेश्चंस खुद ट्राई नहीं करते। क्लियर है? ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या लिखता है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 9 की हेडिंग डालेंगे लीड और लैग। ठीक है जी, लीड और लैग। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये लीड लैग होता क्या है, ठीक है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीड और लैग, ठीक है? और फिर उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, राइट? देखिए, लीड लैग क्या है? ये एक प्रैक्टिस होती है बेटा, प्रैक्टिस होती है। पहले मैं आपको ना एक बेसिक सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टुडेज गोल्ड रेट, अगर मैं बोलूं 10 ग्राम्स का लेट्स से अप्रॉक्स 47,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है ना? दिस इज टुडेज रेट। और अगर मैं कहूं कि आपके घर में सपोज मैरिज है और वो मैरिज है आफ्टर 6 मंथ्स, राइट? और अगर मैं ये कहूं कि आफ्टर 6 मंथ्स वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 10 ग्राम गोल्ड विल कॉस्ट यू 56,000। 56,000। क्वेश्चन मेरा क्या है, पहले उसको समझ लीजिएगा। शादी 6 महीने बाद है तो इसका मतलब गोल्ड तो इन एनी केस चाहिए, राइट? अगर हम इसको आज बाय करते हैं तो कितने में मिल रहा है? 47। और अगर 6 महीने बाद बाय करते हैं तो कितने में मिलेगा? एक्सपेक्टेड है कि ये 56 में मिलेगा। डन। मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम वेरी श्योर हमारी फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कहेंगे कि क्यों ना आज थोड़ा सा कम है तो आज ही बाय कर लो। तो जो लोग इस चीज पे स्ट्रेस देंगे क्या कि वाई नॉट टू बाय टुडे, सो इसका मतलब दे वांट टू लीड। लीड का मतलब होता है काल करे सो आज, आज करे सो अब। ठीक है जी? मतलब अभी के अभी करना है, लीड करो। आई वॉन्ट टू लीड इट। लीड का मतलब जो काम फ्यूचर में करना था आज कर लो, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारी फैमिली में जो कहेंगे अरे छोड़ो ना यार, तब जो भी होगा तब का तब देखा जाएगा। तो वी विल लैग। लैग का मतलब डिले करेंगे। लीड, लैग, राइट? लीड मतलब अभी करो, लैग का मतलब फ्यूचर में करो। लीड, लैग। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये लीड और लैग बेसिकली फॉरेक्स में कैसे काम करता है वो अभी हमें समझना है, बट पहले इसी एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लीड करते हैं तो क्या हमें पैसा आज चाहिए? यस। प्रिज्यूम कर लो कि आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या लीड करने के लिए हमें ये पैसा बोरो करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो क्या उसमें बोरोइंग कॉस्ट आएगी? बिल्कुल आएगी। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये कहूं कि मेरी बोरोइंग कॉस्ट 5,000 रुपए है, बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। क्वेश्चन ये है कि वो गोल्ड मुझे आज कितने का कॉस्ट करेगा? देखो 47 तो उसका प्राइस है, प्लस 5,000 की बोरोइंग कॉस्ट, तो वो मुझे कॉस्ट करेगा 52,000 का। 52,000 का। और अगर मैं इसको बाय ना करता और मैं मान लूं कि 6 महीने बाद मेरे पास पैसा होगा,
तो वो कितने का कॉस्ट करेगा? 56 का। अब मुझे बताओ आपका डिसीजन क्या होगा, वेदर टू लीड और टू लैग, सोच के बताना। अगर आप लीड करोगे तो डेफिनेटली आपकी जेब से 52 जाएगा, और अगर आप लैग करोगे तो आपकी जेब से 56 जाएगा। सो अभी भी क्या लीड करना बेटर है? तो आप मुझे क्या सजेशन दोगे? सर वी विल लीड, एंड फॉर लीडिंग वी विल बी बोरोइंग सम मनी, एंड टोटल कॉस्ट आफ्टर इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट जो भी आएगा दैट विल बी कंपेयर्ड विद द लैग वाली कॉस्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द डिसीजन वेदर टू लीड और टू लैग। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं? यस। तो इस तरह का क्वेश्चन अब हम चेक करने जा रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, ठीक है ना? तो लीड और लैग हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है? लीड और लैग, मैं बार बार बोल रहा हूं, लीड वर्ड का मतलब क्या है? डूइंग एनीथिंग अपफ्रंट, लैग का मतलब है डेफरमेंट, बाद में करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आइए मैं आपको वो चेक करा देता हूं। देखिए जरा। अच्छा, लीड लैग जो है ना, दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक हम बहुत सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे विद एलसी कॉन्सेप्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? पहला सिंपल, फिर दूसरा एलसी के साथ, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़े आराम से देखना है आपने। देखो, एन इम्पोर्ट हाउस इन इंडिया हैज बॉट गुड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड फॉर 10 लाख SF। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूं, उसको आपने समझना है, तभी आपको हर चीज यूजर फ्रेंडली लगेगी। मैंने कहा इम्पोर्ट हाउस इन इंडिया हैज बॉट गुड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। सोच के देखो, अगर मैं इंडिया में हूं और मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो क्या मुझे पैसा देना है? और मुझे जो पैसा देना है, क्या वो फॉरेन करेंसी में देना है? सो अब यहीं पे एक लाइन में बस इतना बता दो, क्या आपके हिसाब से, क्या आपके हिसाब से आई एम अंडर एक्सपोजर? यस, क्योंकि मुझे पे करना है फॉरेन करेंसी, ठीक है? तो आई एम अंडर एक्सपोजर। एक्सपोर्टर ने हमें दो ऑप्शन दिया है। पहला, पे इमीडिएटली, लीड करो, पे इमीडिएटली, लीड करो, या पे आफ्टर 3 मंथ्स, लैग करो। समझ आ गया? लीड और लैग। पे इमीडिएटली, लीड करो, पे आफ्टर 3 मंथ्स, लैग करो, विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। अभी पे करो या 3 महीने के बाद पे करो, लीड करो, लैग करो। क्वेश्चन समझो मेरे पॉइंट को, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन वो कहता है अगर आप लैग करोगे तो फिर मुझे नुकसान होगा, तो उसके लिए वो आपसे ब्याज लेगा, कितना? 5% पर एनम। इसका मतलब अगर आप लैगिंग में जा रहे हो तो क्या आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज 5% पर एनम। बस यहीं तक रुक जाते हैं, जितना मैंने कराया उसके बेसिस पे एक चार्ट बना लेते हैं। देखो, इंडियन कंपनी को पे करना है 10 लाख SF, ठीक है ना? 10 लाख SF आपको पे करना है, ठीक है सर? अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पे इमीडिएटली यानी कि लीड, या पे आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि लैग। लेकिन लैग में आपको पे कितना करना है? उतना ही करना है? नो, वो कह रहा है अगर आप लैग करोगे ना तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 10 लाख इंटू 1+5% फॉर 3/12, ठीक है ना? तो यहां पे आप लिख लीजिए, अगर आप लीड करते हो तो आपको 10 लाख ही देना है SF, और अगर आप लैग करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा, दैट इज 10 लाख इंटू 1+0.05 इंटू 3/12। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। इसको प्लीज जरा सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा? 10,12,500 आएगा शायद। देखो, ये मैं आपको ना जान के कहता हूं कि इसको आप कैलकुलेट करो ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, है ना? हालांकि ये तो खैर ओरली भी हो जाता है, बट ओरली करना नहीं है आपने,
ठीक है ना, डोंट टेक रिस्क। एक जीरो का भी फर्क आ गया तो पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। तो इसलिए कैलसी जब अलाउड है तो यूज करो। पेबल अगर हम लीड करते हैं तो इतना ही देना है, और अगर हम लैग करते हैं तो हमें 10,12,500 SF देना है, ठीक है। यहीं रुक जाते हैं। कौन मुझे बताएगा फ्लक्चुएशन एक्सपोजर किस में है? सर अगर हम लैग करते हैं तो। क्यों? क्योंकि सर अगर हम लीड करते हैं तो हमें आज ही देना, जब आज ही देना है तो आज का स्पॉट रेट लेना है। वेरी गुड। तो लीड में हमेशा क्या यूज करोगे आप? स्पॉट रेट्स। और क्योंकि आप लैग कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी आज की है या आफ्टर 3 मंथ्स की है? आफ्टर 3 मंथ्स। तो क्या यहां पे हमें फॉरवर्ड यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल है ना। लैग करोगे तो डेफरमेंट आ रही है, डेफरमेंट आ रही है तो एक्सपोजर आ रहा है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, और उसको हेज करने के लिए वी विल बी यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप देखते हैं इन्होंने हमें दोनों रेट दिए होंगे डेफिनेटली। 1 SF is equal to 30.5, 1 SF is equal to 31.1 एंड 31.6 दोनों दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं क्यों। तो 30.5 को मैं यूज करूंगा यहां पर, ठीक है, और 1 SF is equal to 31.1 एंड 31.6 यहां यूज करूंगा मैं। जल्दी बोलो फटाफट से, समझ आता है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल समझ आता है। तो बताओ आप कैसे निकालेंगे? आपको ये बताना है दोनों में से बेटर क्या है। तो पहले लैग खत्म कर देते हैं। लैग तो खत्म ही हो गया, कैसे? हमें इतना अमाउंट पे करना है। अगर आपको 10,12,500 SF पे करने हैं तो यू विल बाय इतने SF। यस, आई विल बाय, बैंक विल सेल, बैंक विल सेल, बैंक विल ऑलवेज सेल एट हाई प्राइस। यस, तो आप क्या करेंगे? अमाउंट पेबल निकाल लीजिए इन रुपीस यूजिंग फॉरवर्ड। कितना? 10,12,500 इंटू 31.60। खत्म, फिनिश। लॉक कर दो इसको। बिल्कुल सही है। सो अमाउंट पेबल आ जाएगा हमारे पास यूजिंग फॉरवर्ड। जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा दैट इज अमाउंट पेबल टू अस, पेबल बाय अस। क्लियर है? यूजिंग फॉरवर्ड। निकाल ही लो आप, है ना, निकाल लो एक बार, 1 सेकेंड लगेगा बस। सर ये आएगा 31,99,500। ठीक है, चेक कर लें इसको एक बारी। हाँ ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लीड करते तो क्या ये पैसा हमें आज चाहिए था? ठीक है, कितना पैसा चाहिए था चेक कर लो। डेफिनेटली अगर हम इतना बाय करेंगे, बैंक विल सेल एट 30.5। यस, तो अमाउंट रिक्वायर्ड इन रुपी यूजिंग स्पॉट, बताओ कितना आएगा? 10 लाख इंटू 30.5, तो ये आ जाएगा 30,50,000। ठीक है ना, ये आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो तो आई होप सो यू कैन सी इट इज नॉन कंपेरेबल। क्यों? ये पैसा आज चाहिए, ये पैसा आफ्टर 3 मंथ्स चाहिए। तो हम इसमें एक परसेप्शन ले लेंगे क्या, कि लेट अस प्रिज्यूम ये पैसा हमारे पास था ही नहीं, तो ये पैसा हमने अपने इंडियन बैंक से बोरो किया। तो क्या उसके लिए हमें बोरोइंग रेट ऑफ इंडियन बैंक दिया होना चाहिए? तो वो चेक कर लीजिए। तो इंडियन बैंक का बोरोइंग रेट आपको गिवन है, कितने गया, 14%। तो आप 14% के हिसाब से इंडियन बैंक से बोरो करो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 14% के हिसाब से इंडियन बैंक से बोरो करता हूं तो क्या अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स टू इंडियन बैंक 30,50,000 1 प्लस कितना परसेंट है? 14% फॉर 3/12। सॉल्व कर दीजिए इसको, चेक करो कितना आएगा। 0.14 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू, ये आ जाएगा 31,56,750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा गलत हो सकती है, मेरे ख्याल से तो ठीक करिए हमने। 31,56,750 सही है बिल्कुल।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आप बस इतना बता दो कि अगर हम लीड करते तो हमारी जेब से आफ्टर 3 मंथ्स कितना जाता, 3156। अगर हम लैग करते तो हमारी जेब से कितना जाता, 3199। बताओ क्या बेटर लग रहा है? सर लीड इज बेटर। यहाँ हमारा जो अमाउंट पेबल है वो डेफिनेटली कम है एज कंपेयर टू द लैग कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ गया बेटा? दिस इज लीड और लैग। लॉक करें, फटाफट से आप नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लोज। सो हमने ये भी पढ़ लिया कि लीड और लैग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब लीड और लैग की मैं एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लीड और लैग पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग डालनी है आपने, हेडिंग डालनी है सबने, हेडिंग डालेंगे, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10। अच्छा, हम लोग आपके लिए हार्डवर्क करते हैं और मैंने देखा है कि आ, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना। बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो हम एक काम करते हैं, हम हर वीडियो का ना एक टारगेट सेट करते हैं। टारगेट क्या सेट करते हैं कि आज की जो क्लास है इसका टारगेट है 300 लाइक्स। एंड मैंने कभी करा नहीं है, मुझे किसी ने कहा कि आपका जो व्यूअर है ना वो एंगेज्ड रहेगा इस तरह से। तो लेट्स ट्राई दिस, 300 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स, ठीक है। ये टारगेट है हमारा आज की इस क्लास का। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अगली क्लास हम और बड़ी करेंगे, और बेहतर करेंगे, और चीज़ें कराएंगे, फिर उसके अंदर थोड़ा टारगेट बढ़ाएंगे। आई वॉन्ट टू सी कि हाउ पीपल आर एंगेज। मैं बताता हूँ क्या एक्चुअल में वजह क्या है। वट आई हैव सीन इज कि जब मतलब घटिया से घटिया जो एक्चुअली में वल्गर कंटेंट होता है यूट्यूब पे, उस पर मैंने देखा मिलियंस ऑफ व्यूज, लैक्स ऑफ लाइक्स और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है। ये मैंने नोटिस करा। और हम लोग काम करते हैं यू नो फॉर योर बेटरमेंट, जिसमें पूरी तरह से आपका बेनिफिट है। और यू नो हमारे पास व्यूज़ कितने आते हैं, 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, बहुत ज़्यादा होगा 10,000 व्यूज़, 15,000 व्यूज़। और उसके बाद लाइक्स और कमेंट में तो बच्चे को लगता है बस क्लास देख ली मेरा काम हो गया, मुझे बस मेरा काम निकल गया। सो मुझे ये बड़ा हैरानगी होती है वो वीडियोस जिसके ऊपर यू नो कोई काम का कंटेंट नहीं है, यूजलेस कंटेंट है, और उसके ऊपर पीपल आर सो एग्रेसिवली कमेंटिंग, सो एग्रेसिवली लाइकिंग। और हम लोग सिर्फ आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और आप लोग जो हो क्लास देखते हो और बस हो गया काम, है ना। सो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आपने लाइक और कमेंट करना है। आई वांट टू सी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में ही इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 10 प्लीज ध्यान से देखेंगे। लीड लैग, लीड लैग विद लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट, एलसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमें समझना है। लीड लैग विद एलसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब एक बच्चा कहता है सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो 2 सेकंड के लिए समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है ना, सो दैट आपको उसके साथ लिंक कर सकूं। देखो, सपोज करो इंडिया में हमने कुछ इंपोर्ट करा है, ठीक है, और वो $10,000 पेबल है, ठीक है, $10,000 पेबल है। आपने इंपोर्ट करा फ्रॉम यूएस जिसके लिए $10,000 इज पेबल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है आपने। वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस जिसके लिए $10,000 इज पेबल। अगर मैं ये कहूं कि जो हमारा एक्सपोर्टर है यूएस वाला, उसने हमें ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया, पे इमीडिएटली या पे आफ्टर 6 मंथ्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, दिस इज लीड एंड दिस इज लैग। लेकिन आफ्टर 6 मंथ में ना एक्सपोर्टर ने ना कहा कि मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो इंटरेस्ट, एक तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, प्लस मुझे बैंक गारंटी चाहिए। क्योंकि बेटा आप समझ सकते हो
अगर एक्सपोर्टर 6 महीने का उधार देगा तो क्या उसके लिए क्रेडिट रिस्क आ जाएगा? सर आप, हो सकता है 6 महीने के बाद कोई दिक्कत हो जाए, आप दे ही नहीं पा रहे, तो क्या वो पर्सन जो आपको 6 मंथ का टाइम दे रहा है, क्या वो क्रेडिट रिस्क ले रहा है? यस। तो एक्सपोर्टर अपने क्रेडिट रिस्क को हेज करने के लिए आपसे क्या मांग रहा है? बैंक गारंटी। तो इस बैंक गारंटी को ही हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये बैंक गारंटी कैसे मिलती है? आपको अपने बैंक से एक एलसी ड्रॉ करवाना होता है, इररेवोकेबल एलसी होता है ये, ठीक है। और अगर बैंक ने वो ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एक्सपोर्टर है उसको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इवन इफ आप बैंकरप्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए अब पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? लीड में तो वो आपसे ना तो ब्याज मांग सकता है, ना वो आपसे बैंक गारंटी मांग सकता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम आएगा बैंक गारंटी का, वो किस में आएगा? लैग वाले में आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अब इस तरह का एक हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा लीड लैग विद एलसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, विच इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। और आई वांट कि अब आपने आज मनी मार्केट वर्सेस फॉरवर्ड, लीड लैग नॉर्मल, लीड लैग विद एलसी, ये सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए देखते हैं जरा। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन निकालता हूं मैं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, और उसी से फिर मिलते जुलते क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप सो एवरीबडी कैन रीड द क्वेश्चन ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आराम से रीड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और देखते हैं कोई और टॉपिक छोटा मोटा हो जो हम कर सकते हो आज। IRPT, ओके फाइन, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो फिर वी विल टेक IRPT ऑल्सो, है ना। चलिए पहले 17th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कहता है ए लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट अ मल्टीपर्पज मशीन फ्रॉम जापान जिसकी कॉस्ट है 3400 लाख येन, ठीक है। द कंपनी कैन अवेल 18% लोन ऑफ 18% विद इंटरेस्ट विद क्वार्टरली रेस्ट, यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात हो रही है, ये भी बताऊंगा क्या होता है। with which it can import the machine. However, there is an offer from Tokyo branch of India-based bank extending credit of 180 days. टोक्यो ब्रांच का मतलब जापान का जो एक्सपोर्टर है ना, वहीं से ही हम लोगों को एक ऑफर आ रही है कि अगर आप चाहो तो 6 महीने का आप हमसे क्रेडिट ले सकते हो, जिसके साथ 2% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगेंस्ट ओपनिंग इररेवोकेबल एलसी, ठीक है। और बाकी अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, स्पॉट रेट दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एट द सेम टाइम फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है। अगर आप एलसी बनवाओगे तो उसमें कमीशन पे करनी है 2% पर 12 मंथ्स। एडवाइस वेदर ऑफर फ्रॉम फॉरेन ब्रांच हमें एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो मैं पहले जो भी लिखा हुआ है उसको एक डायग्राम बना के चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आराम से पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। पहले इसको डिलीट कर देता हूं यार मैं। चलिए आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है हमें। ए लिमिटेड प्लानिंग टू इंपोर्ट अ मल्टीपर्पज मशीन फ्रॉम जापान, इंडियन कंपनी है, ठीक है, जापान से इंपोर्ट करेगी, ठीक है जी, मशीन जिसकी इनवॉइस वैल्यू 3400 लाख येन है, ठीक है। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो लीड यानी कि अभी भी पे कर सकती है, और कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसको एक टोक्यो बेस्ड, जो टोक्यो ब्रांच ऑफ इंडिया बेस्ड है, वो उसको उधार भी दे सकती है 180 डेज का एट 2% पर एनम, ठीक है।
आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप लैग करते हो तो आपको 180 दिन का क्रेडिट मिल सकता है और आपको along with interest of 2% पर एनम आपको पे करना है और साथ में आपको एक बैंक गारंटी के लिए एलसी भी देना है। ठीक है सर, ठीक है। और वो एलसी जब आप बनवाने जाओगे तो बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगा 2% पर 12 मंथ्स। तो एलसी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। एलसी के लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा 2% पर एनम। अच्छा, ये ना आप लिख लीजिए, ये कमीशन हमेशा अपफ्रंट पेबल होती है बेटा, लिख लीजिए आप। एलसी पे जो कमीशन होती है वो हमेशा अपफ्रंट पेबल होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से देखना, तसल्ली से, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। बस आपको ना एक्चुअली में फोकस ठीक रखना है अपना। देखो आप क्या करिए, सबसे पहला काम आप क्या करिए, अगर हम लैग करते हैं तो अमाउंट पेबल इन येन कितना होगा, तो आपको 2% सालाना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स का क्या अप्रोक्सीमेटली 34 लाख येन आपका अमाउंट पेबल आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। ये स्टेप 1 हो गया मेरा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब ये जो पैसा हमें देना है ये हमें येन में देना है। तो अगर हमें आईएनआर में देना है तो यूजिंग हमें फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। तो लिखो अमाउंट पेबल इन रुपीस यूजिंग फॉरवर्ड। अब चेक कर लो, फॉरवर्ड दिया होगा आपको। 100 रुपीज इज इक्वल टू 345 येन। 100 रुपीज इज इक्वल टू 345 येन, लेकिन हमें तो चाहिए 1 येन की वैल्यू, तो दैट विल बी 100 अपॉन 345। सो 3434 लाख येन की वैल्यू क्या होगी, क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये आ जाएगी 100 अपॉन 345 इंटू 3434 लाख येन। इसको करो सॉल्व और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। सर ये आ जाएगा 995.3623 लाख रुपीस। अच्छा, कई बार बच्चा कहता है सर कितने डेसिमल तक चलना है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर 4 डेसिमल्स, ठीक है ना। 4 डेसिमल्स तक आप जाया करो, बेटर रहता है, ठीक है। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्या लैग के अंदर बस इतना ही था? नो सर, लैग के अंदर क्या हमें एलसी भी देना था? तो एलसी की कमीशन भी क्या मेरी कॉस्ट बनेगी? बिल्कुल। आप मुझे बताओ इनवॉइस वैल्यू कितने का था? 3400 लाख येन का। बड़े आराम से देखना, कमीशन 2% फॉर 1 ईयर है, तो 180 डेज के लिए डेफिनेटली 1% के हिसाब से क्या 34 लाख येन आपको कमीशन देनी पड़ेगी। लेकिन इंडियन बैंक को जब हम कमीशन देंगे तो हम हमेशा आईएनआर में देंगे। तो मुझे बताओ क्या कमीशन इन रुपीस, क्योंकि ये अपफ्रंट है तो स्पॉट रेट को यूज करके क्या कमीशन निकाल लोगे आप? बिल्कुल। अब चेक करो स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है, चेक करेंगे सारे। 100 इज इक्वल टू 340 येन। तो आप मुझे बताओ 1 येन इज इक्वल टू 100 अपॉन 340 हो जाएगा। तो 34 लाख येन की वैल्यू क्या 100 अपॉन 340 इंटू 34 लैक्स हो जाएगा। तो क्या ये 10 लाख रुपए आ जाएगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर आप लैग कर रहे हो तो क्या आप ये कमीशन भी साथ में दे रहे हो? हाँ, लेकिन मेरे बच्चे मैंने अभी अभी लिखवाया था कि ये कमीशन इज पेबल अपफ्रंट, और ये जो अमाउंट निकाला था ये पेबल आफ्टर 180 डेज, तो मैच नहीं करेगा। तो अब आप क्या करोगे, क्या ये इसके अंदर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा या इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे? निकालनी पड़ेगी। क्यों? कमीशन आज दे रहे हो
और ये जो 995.36 निकाला है ये कब दे रहे हो आप? आफ्टर 6 मंथ या 180 डेज। तो इसका भी वैल्यू आफ्टर 180 डेज क्या होगा, पहले वो निकालो और उसको ऐड कर दो। तो आप लिखो जरा, वैल्यू ऑफ कमीशन आफ्टर 180 डेज। मतलब हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम ये 10 लाख रुपए बोरो करेंगे फ्रॉम इंडियन बैंक फॉर 180 डेज। कौन बताएगा? 180 डेज के लिए अगर मैं इंडियन बैंक से बोरो करता हूं तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडियन बैंक दिया होना चाहिए। ओहो, कितना दिया हुआ है? 18%। 18%, ठीक है। तो 18% के हिसाब से फॉर कम ऑन 6 मंथ्स, चेक कर लो, 10,90,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ, एक गलती हो गई ना। अच्छा, इसमें ना लिखा हुआ था क्वार्टरली रेस्ट। अब ये क्वार्टरली रेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे नहीं निकलेगा बेटा ये। क्वार्टरली रेस्ट का मतलब होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमेशा याद रखना, जब भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है ना तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो, 1+i डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब डिवाइड बाय 4 क्यों किया मैंने पता? डिवाइड बाय 4 इसलिए किया क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार, क्योंकि क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रही है। तो अगर मान लो ये सेमी एनुअल होता तो आपको i डिवाइड बाय 2 करना था, अगर ये मंथली होता तो i डिवाइड बाय 12 करना था, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, ऊपर ना इंटू 4 कर देना। अब क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी क्वार्टरली रेस्ट होगा तो ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। देखो 10 लाख इंटू 1+, रेट कितना दिया हुआ है चेक करो, 18%, डिवाइड बाय 4, कितने पीरियड के लिए? 6 महीने। 6 महीने का मतलब हाफ ईयर होता है, इंटू 4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? अगर ये नहीं लिखा होता फिर हम नॉर्मली करते। तो 1+ इसको सॉल्व करेंगे 0.045 की पावर 2, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करिए इसको। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है इसलिए ऐसी वर्किंग हो रही है बेटा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे पास, मेरे ख्याल से उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, याद कर लो। अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा, रिवीजन क्लास है ये तो। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आ रहा है? अरे क्या हो रहा है? हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10,92,025। समझ आ गया जी? तो अगर मैं आपसे पूछूं लैग में टोटल कितना जाएगा तो आप निकाल लो, 995 कितना जाएगा? 995.362 प्लस जो आपने कमीशन पे करी 10.92025, इसको आप प्लस कर दीजिए, जो भी आएगा ये लैग का अमाउंट आ गया। आपको पता लीड तो बड़ा आसान था, इसमें लैग पे ही दिमाग लगाना था। सर ये आ जाएगा 1,006,28,225। दिस इज द अमाउंट पेबल इन टर्म्स ऑफ रुपीस अगर हम लैग करते हैं तो। सो इन केस इफ यू आर लीडिंग, अब अगर आप लीड करते हो तो क्या होगा? लीड करते हो तो क्या होगा? सपोज अगर आप लीड कर रहे हो देन व्हाट? तो देखो अब उसको, फिर तो बड़ा सिंपल है। क्या अमाउंट पेबल उतना ही रहेगा, कितना? 3,400 लाख येन, राइट। स्पॉट रेट यूज करोगे आप, बिल्कुल। 1 येन इज इक्वल टू 100/340, तो 3,400 लाख येन इज इक्वल टू 1,000 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर? ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे कंपेयर करना ना, लैग के अंदर पेमेंट इज आफ्टर 6 मंथ और ये पैसा आज, तो हम इस पैसे को बोरो कर लेते हैं एट 18% फॉर 6 मंथ। तो लिख लो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स कितना होगा?
अगर हम 18% के हिसाब से बोरो करते हैं, कंपाउंडिंग क्वार्टरली रेस्ट है, तो कैसे निकलेगा? 18% के हिसाब से सेम वही डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली थी, और पावर में भी इंटू 4। बच्चा कहता है ये हाफ क्यों आया? क्योंकि आप 6 मंथ के लिए कर रहे हो ना, 6 मंथ का मतलब कितने ईयर्स होते हैं? हाफ ईयर होता है। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व करो। 1000 इंटू 1.045 की पावर 2, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1092 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर एंड में क्या कर लेना बताओ? दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों को क्या कर देना? कंपेयर कर लेना। ठीक है, आंसर चेक ही कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ दिया नहीं हुआ, बस यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है ना। 17th क्वेश्चन है ना, कर लेंगे आप, है ना। तो आप दोनों को कंपेयर कर लेना, अगर लीड में कम जा रहा होगा तो वी विल लीड, अगर लैग में कम जा रहा होगा तो वी विल लैग, सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये अब कैलकुलेट करके इसको इसके फाइनल अमाउंट से कंपेयर करना है आपने। दोनों में से जहां आपको लगेगा कि पैसा का आउटफ्लो कम है, क्या वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, सो आई एम वेरी श्योर मनी मार्केट डन, फॉरवर्ड डन, लीड लैग डन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप और इसको झेल पाओगे। सो आई वांट कि आप इतने क्वेश्चंस पहले आज करिए। कल की क्लास में हम लोग करेंगे IRPT, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, स्वैप, ये सब हम लोग कल की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। और आई नो, पता है, आई वांट दैट यू शुड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, सो दैट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई मिशन मैंने स्टार्ट किया है जिसके अंदर आप लोगों को आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा और बेस आपका मजबूत किया जाए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।